Hello students, welcome to the online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for standard 10th, subject Science A, chapter Heat. Let us now begin. First we will study about latent heat. The heat required to convert a solid into a liquid or vapor or a liquid into a vapor without change of temperature is called latent heat. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of a fusion. सबसे पहले मैं बता देता हूँ लेटेंट हीट क्या होता है। जब भी हम किसी भी सॉलिड चीज को लिक्विड में बदलने की कोशिश करते हैं या सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको लिक्विड या वेपर में बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। वैसे ही लिक्विड को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, जो टेम्परेचर की जरूरत हमें पड़ती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है? जब भी हीट एनर्जी कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते रहेगा पर यूनिट एनर्जी के हिसाब से, पर यूनिट मास के हिसाब से, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी लिक्विड मास में अगर जितना भी हीट एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है उसको गैसियस फेज में तैयार होने के लिए, उस हीट को हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे रेगुलेशन के बारे में। The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regulation। मतलब अगर मेरे पास में कोई भी एक आइस का टुकड़ा है, उसके ऊपर मैं एक छोटे से हिस्से पे प्रेशर लगा देता हूँ, तो वो आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और जैसे ही मैं वो प्रेशर हटा दूंगा वो वापस से आइस के फॉर्म में, मतलब सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। अभी ये एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़े से आइस क्यूब के ऊपर हम लोग एक तार से दोनों तरफ वेट लगा के उसको वो तार को हम लोग ने आइस के ऊपर लगा दिया है। वो वेट के वजह से तार तो आइस के अंदर छेद करते हुए आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लाइन बना के अंदर जाएगा, ऊपर से वापस से वो आइस वापस से लिक्विड से आइस के फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएगा। The melting point of ice becomes lower than 0 due to pressure. This means that at 0 degrees Celsius, the ice gets converted into water. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degrees Celsius and water gets converted into ice again. मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर के वजह से आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में बन जाएगा। इसका मतलब कि वाटर के फॉर्म में होने की वजह से वो वायर को पास होने दे देगा, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर हटा दिया वो वापस से 0 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएगा और वापस से वाटर से कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। If water is heated from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, it contracts instead of expanding। मतलब यूजुअली कोई भी चीज, वाटर होने दो या लिक्विड होने दो या सॉलिड होने दो या गैसेस होने दो, किसी भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो वो जो भी सब्सटेंस है वो कंटिन्यूसली गर्म होने के वजह से एक्सपांड होना शुरू होता है, बड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर जब भी 0 से अगर हम एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, वो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के वक्त, मतलब उसका टेम्परेचर 0 से लेके 4 डिग्री तक पहुंचने तक वो कंटिन्यूसली छोटा होते जाता है। वाटर जो है वो कम जगह इस्तेमाल करने लग जाता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका जो भी वॉल्यूम रहेगा वो एकदम बारीक और छोटा सा रहेगा। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर इट एक्सपांड्स। मतलब 4 डिग्री के बाद में भी अगर हम उसको गर्म करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो एक्सपांड होते रहेगा, दैट इज वॉल्यूम विल बी इंक्रीजिंग। This abnormal behavior of water in temperature range 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. The density of water is maximum at 4 degrees Celsius। मतलब अगर कोई भी टेम्परेचर पे हम लोग इसको चेक करें 0 to 4 के बीच में, हमारा वाटर जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट ही होता रहेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। इस वजह से इसे हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर वाटर का टेम्परेचर और डेंसिटी हम चेक करें तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे उसका डेंसिटी जो रहता है वो एकदम मैक्सिमम होता है। ये चीज को हम पढ़ने के लिए होप्स एपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे।
इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बता दिया था कि वाटर जो है वो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ठीक से बिहेव नहीं करता है, मतलब वो एक्सपांड होने के बदले वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ये एपेरेटस है, उसको बोलते हैं होप्स एपेरेटस। तो इसके मदद से हम लोग वो जो थियरी है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। Hope's apparatus consists of a long cylindrical jar with two openings on the side, one near the top and the other near the bottom to fit thermometers in each of the openings. A metallic cylinder airtight through with an outlet is also fitted onto the jar or its central portion. Two thermometers are fitted airtight in the two opening of cylinder jar. मतलब क्या, अगर हम वो डायग्राम में देखते हैं एक सिलेंड्रिकल जार के अंदर ऊपर एक ओपनिंग है, नीचे एक ओपनिंग है, वो दोनों ओपनिंग के लिए हम लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके आसपास जो भी एयर टाइट कंटेनर है वहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल जार के अंदर आइस भर देंगे। द थर्मामीटर नियर द बॉटम ऑफ द जार इज T1 एंड वन नियर द टॉप ऑफ द जार इज T2। मतलब जो जार के नीचे वाला है उसे हम लोग ने नाम दे दिया है T1 और जो ऊपर वाला थर्मामीटर है उसको हम लोग ने नाम दे दिया है T2। नाउ द सिलेंड्रिकल जार इज फिल्ड विथ वाटर। द सिलेंड्रिकल through at the central portion of the jar is filled with freezing mixture of ice and common salt। मतलब जो बीच का जगह है वहाँ पे हमने पानी भर दिया है बीच का सिलेंडर में और उसके इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पे हमने आइस और सॉल्ट डाल दिया जिसकी मदद से आइस हमेशा कंटिन्यूसली ठंडा करते रहेगा पानी को। Initially, both the thermometer show the same reading, say 12 degrees Celsius. As the tube is filled with the freezing mixture, the water in the central portion of the jar loses heat energy and gets cooled. Starting में तो दोनों थर्मामीटर पानी का टेम्परेचर बताएगा जो मान लो कि 12 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही हम लोग आइस डाल देते हैं पानी ठंडा होने लग जाता है तो दोनों ही टेम्परेचर के अंदर, दोनों ही थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर जो है वो गिरने लग जाएगा। एज अ रिजल्ट द डेंसर लेयर ऑफ वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन मूव्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसिंग द लाइटर लेयर ऑफ वाटर देयर टुवर्ड्स द सेंट्रल पोर्शन। मतलब अगर बीच वाले जगह पे जहाँ ठंडा हो रहा है पानी एग्जैक्टली उस जगह पे डेंसर मीडियम ऑफ वाटर बन जाएगा। मतलब पानी जो है वो वजन होने लग जाएगा और वो नीचे की तरफ जाना चलेगा और नीचे का जो पानी है वो उसको रिप्लेस करके ऊपर भेज देगा। दिस फॉर्म्स अ कन्वेक्शन ऑफ वाटर। ड्यू टू द कन्वेक्शन thermometer T1 near the bottom shows a rapid fall in temperature till it reaches 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius the density of water in this part of the jar is maximum। मतलब क्या होता है, जब भी पानी नीचे की तरफ चले जाएगा तो नीचे जो थर्मोमीटर T1 है वहां पे उसका टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अटक जाएगा और डेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इस वजह से नीचे का जो भी हिस्सा होगा वो कंटिन्यूसली फिक्स रह जाएगा। Thus, the dense water remains in lower portion. Temperature recorded by the thermometer T2 remains almost unchanged. मतलब नीचे का ऊपर का जो थर्मामीटर है T2 वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। Now the water in the central portion of the jar cools to below 4 degrees Celsius. Due to the anomalous behavior of water, it begins to expand. मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, पानी का जो बीच वाला हिस्सा है, जार का जो बीच वाला हिस्सा है, वो अब 4 डिग्री से नीचे और ठंडा होने लगा है। जब वो और ठंडा होने लगा है तो अब उसका बिहेवियर शुरू हो गया है, अब वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। As the volume of the water increases, its density decreases. As the result, it moves upward. Thus, thermometer T2 shows a rapid fall in temperature. However, the temperature of water in the lower portion of the cylinder remains at 4 degrees Celsius. The temperature of water in the upper portion of the jar continues to decrease gradually before 4 degrees Celsius. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो भी टेम्परेचर नीचे के तरफ में T1 में रिकॉर्ड हो गया है वो है 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऊपर की तरफ क्योंकि पानी एक्सपांड हो रहा है तो उसके ऊपर वाला जो जगह है वो डेंसिटी कम हो जाएगा। जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो पानी ऊपर की तरफ चले जाएगा। ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, थर्मीमीटर T2। वहां पे जब हम देखेंगे कि ठंडा पानी जो भी है वो अब ऊपर जाना शुरू हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, वो नीचे जा रहा था और नीचे के पानी को ठंडा कर दिया था। अब वो ऊपर जा रहा है और वो अब ऊपर के पानी को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। अब ऊपर का जो भी पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक पूरा प्रोसेस चलता ही रहेगा। अभी हम देखेंगे एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस
from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius, it expands and its density decreases. मतलब जो भी टेम्परेचर है वो 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने लगा है, मतलब उसका डेंसिटी जो है वो और कम होते जा रहा है. Hence the cold water rises to the surface and forms a thin layer of ice. मतलब अब जो ठंडा पानी हमारे पास में जार के अंदर है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा और एक हल्का सा आइस का परत बनना शुरू हो जाएगा. द आइस फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर इंडिकेट्स दैट द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. ये अगर आइस ऊपर तैर रहा है इसका मतलब ये होता है कि डेंसिटी आइस का जो है वो पानी से कम है. द टेम्परेचर इन थर्मोमीटर T1 रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस while दैट इन टेम्परेचर T2 फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या है कि T1 जो है नीचे का पानी जो भी होगा वो टेम्परेचर T1 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करेगा और ऊपर का जो थर्मामीटर है वो है T2, वो रिकॉर्ड करेगा 0 डिग्री सेल्सियस. दिस इज ड्यू टू द anomalous behavior of water. If you plot a graph for variation of the temperature recorded by thermometer T1 with time, it will be as shown here similarly the graph for the temperature recorded by thermometer 2 with time will be as shown. मतलब क्या है कि नीचे जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ में हमें मालूम पड़ता है कि टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 अगर हम टाइम के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो T1 जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के हिसाब से कम होते जाएगा और T2 जो है वो पहले धीरे धीरे आ रहा था और अचानक से कम हो जाएगा. अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में और ड्यू पॉइंट के बारे में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में. अभी ह्यूमिडिटी क्या होता है? ड्यू टू कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर. इसका मतलब क्या होता है कि पानी जो भी है वो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपोरेट हो रहा होता है, गर्म होने की वजह से गैसियस स्टेट में बदल रहा होता है. और क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर जो गैसियस स्टेट में है वो कंटिन्यूसली हमारे डेली वेदर के ऊपर वो बदलाव लेके आ जाता है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा के अंदर अगर वाटर का वेपर अगर हमारे पास में मौजूद होता है तो हवा जो है वो मॉइस्चर जैसा हो जाता है और ये मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. अभी आगे हम पढ़ रहे हैं वो है ड्यू पॉइंट. ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर. When cooled further, the airborne water will condense to form liquid water. When air cools to its dew point through contact with a surface that is colder than the air, water will condense on the surface. मतलब जब भी तुम एक ठंडा ग्लास का पानी लेते हो तो पानी के ग्लास के इर्द गिर्द भी एक पानी का लेयर जमा हो जाता है. वो अंदर का पानी नहीं होता है, वो हवा के अंदर मौजूद जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है वो उस ग्लास को चिपक जाता है और फिर पानी ग्लास के इर्द गिर्द वाटर से गैस से लिक्विड के फॉर्म में हम लोग को नजर आने लगता है. वो टेम्परेचर जहां पे गैस से लिक्विड में बदल जाएगा हमारा वाटर, उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट. आगे हम पढ़ने वाले हैं द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अगर वेपर जो भी है हमारे एयर के अंदर उसे हम फिजिकली अगर हमें मापना है तो उस मापने के तरीके को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. मतलब एक वजन वाला कोई भी कितना भी वेपर अगर एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर मौजूद है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. उसका एक फॉर्मूला है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर present in air upon amount of water vapor mass needed for saturation multiplied by 100. मतलब कितना पानी है हवा के अंदर और कितना पानी हमें हवा के अंदर सैचुरेट होने के लिए जरूरत है मल्टीप्लाइड बाय 100. हमें ये आंसर हमेशा परसेंट के अंदर ही मिलेगा. अभी यहाँ तक का हमने हीट के बारे में पढ़ लिया, हर एक चीज पढ़ लिया. अभी हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हीट. द SI यूनिट इज द जूल विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर NM. मतलब हीट को हम हमेशा जूल नाम के एक यूनिट में मापेंगे और उसका इक्वल वैल्यू है वो है न्यूटन मीटर. हिस्टोरिकली हीट वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर. पहले जमाने में हमेशा पानी को कितना तेजी से गर्म किया जाएगा उस हिसाब से हीट को मेजर किया जाता था. द कैलोरी amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. मतलब क्या, अगर कितना गर्मी चाहिए मुझे 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस को
से बढ़ाने के लिए, मतलब मेरे पास में अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर अगर मेरे पास में मान लो 0 है, मुझे उसे 0 to 1 लाने में कितनी गर्मी लगेगी, उतने हीट को हम कहेंगे 1 कैलोरी। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ने दिया हुआ है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझा सकता हूँ कि 1 डिग्री अगर बढ़ रहा है तो जितनी हीट कैपेसिटी उसको जरूरत है उसे हम कहेंगे 1 कैलोरी। अभी आगे हम पढ़ेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे अगर चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था वो है 1 कैलोरी, वो सिर्फ वाटर के बारे में था। लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम लोग मानेंगे, उसको लेके चलेंगे और उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ाना है, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय लेटर सी। हमेशा स्पेसिफिक हीट को सी के थ्रू डिनोट किया जाएगा और उसका यूनिट है एसआई यूनिट, जूल पर कैलोरी केजी, और उसका सीजीएस यूनिट है कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। आगे हम पढ़ने वाले हैं हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अगर एक ठंडा चीज और एक गर्म चीज दोनों को मैं साथ में एक ही कंटेनर में रख दूं, तो जो गर्म चीज है वो ठंडे चीज को भी गर्म करने लग जाएगा। तो जितना अमाउंट गर्म चीज ने लूज किया है या ठंडे चीज को दे दिया है, वो दोनों का अमाउंट सेम ही रहने वाला है। इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। आगे है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरी मेथड। इसका मतलब क्या है? मिक्सिंग मेथड और कैलोरी मेथड मतलब, अगर कैलोरीमीटर मतलब अगर मेरे पास में कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर मैं थर्मामीटर डाल देता हूँ या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ जिससे मैं टेम्परेचर डिनोट करना चाहता हूँ, तो वो टेम्परेचर डिनोट करने वाला जो एपरेटस है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो भी तो कुछ थोड़ा सा अपना हीट अपने पास ले लेगा। तो हमें अगर स्पेसिफिक हीट चाहिए तो उसका फॉर्मूला है हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उसे मैं पानी के अंदर डाल देता हूं और अंदर मैंने एक कैलोरीमीटर भी डुबा के रखा हुआ है, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि वाटर का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो जो कैलोरीमीटर है वो भी थोड़ा सा हीट ले लेगा। तो जितना गर्म मेरा कैलोरीमीटर होगा वो प्लस कितना गर्म मेरा पानी हुआ वो, ये दोनों का एडिशन हमें मालूम पड़ता है कि कितना गर्मी वो हॉट ऑब्जेक्ट से चला गया।